तो नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कभी भी केमिकल अगर कंबाइन करते हैं तो कुछ लॉ के बेसिस पर कॉम्बिनेशन होता है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसके अंडर में टॉपिक है जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वेरी इजी, 9-10 का चीज़ है, आपको याद भी होगा। सेकेंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसे हम डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ऑल ऑफ यू, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फिर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ओके, फिर गेय-लुसाक्स लॉ हम डिस्कस करेंगे, और फाइनली एवोगाड्रोस लॉ। तो ये हमारा डिस्कशन है। अब आई होप समझ रहे हो, ठीक है, याद करते चलना है साथ साथ में, मेरे बाद के लिए नहीं छोड़ोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, टोटल मास इन ए सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। वेरी इजी, ठीक है, 9-10 वाला ही है। उसके बाद बोलो, इसी को हम और एक स्टेटमेंट दे सकते हैं। इसके लिए हम जैसे कि मास ऑफ द सब्सटेंस बिफोर ए केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। वेरी इजी। मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। वेरी इजी, ठीक है। इसको एक एग्जांपल लेते हैं ऑल ऑफ यू, और एकदम अच्छे से समझेंगे। देखो ध्यान से देखो, एसिड प्लस बेस क्या होगा? बोलो, सॉल्ट प्लस वाटर होगा क्या? ठीक है, एसिड प्लस बेस, HCl प्लस NaOH क्या बनेगा? NaCl प्लस वाटर। वेरी इजी। लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, बोलो मास, NaOH का मास बोलो 40 है, 23, 16, 1। HCl का मास बोलो 1 प्लस 35.5, सर 36.5। टोटल कितना है सर? 76.5। RHS में बोलो सर, RHS में सोडियम क्लोराइड है, कितना आया? 58.5। H2O है, कितना आया? 18, सर कितना आया? 76.5। LHS इज इक्वल टू RHS, कंजर्वेशन ऑफ मास। वेरी इजी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसे हम लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। बहुत इजी है। ए कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट, a compound always contains the same element combined together in a fixed ratio by their masses. Suppose example अमोनिया, ऑल ऑफ यू, कहीं से भी बना हो अमोनिया, हमेशा ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट, ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट। अमोनिया कहीं से भी बना हो, उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही रहेगा, ठीक है। और उसका एटॉमिक रेशियो देखो 1:3 का होगा। और मास के वाइज अगर देखोगे तो 17 ग्राम अमोनिया में हमेशा फिक्स है कि 14 ग्राम नाइट्रोजन और 3 ग्राम हाइड्रोजन होगा। आई होप समझ पा रहे हो। अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय देयर मासेस। मास का रेशियो हमेशा फिक्स होगा, एटम का भी रेशियो फिक्स होगा, 1:3 का ही आएगा हमेशा, ठीक है। बहुत इजी है। नेक्स्ट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात करते हैं। लॉ, पहले तो लॉ लर्न कर लो मेरे साथ साथ। व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड, क्या ये पॉसिबल है? यस सर। ध्यान से ध्यान से ध्यान से। व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म 2 या फिर मोर कंपाउंड भी पॉसिबल है। कि जैसे कि मान लो नाइट्रोजन ऑक्सीजन ले लिया, क्या बनेगा? NO बन सकता है, NO2 बन सकता है, N2O बन सकता है, N2O3 बन सकता है, N2O4 बन सकता है, N2O5 भी तो बन सकता है। तो लॉ कहता है व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स, देन द रेशियो ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट का, द रेशियो ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर, एक को हमको क्या करना है? फिक्स कर देना मास को, ठीक है। तो देन द रेशियो ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर इज ए सिंपल होल नंबर रेशियो। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मान लो कार्बन डाइऑक्साइड की मैं बात कर रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड में बोलो क्या 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया है? यस सर। कार्बन मोनोऑक्साइड 12 ग्राम कार्बन 16 ग्राम ऑक्सीजन, यस सर। तो क्या हमारा कार्बन का मास हमने फिक्स कर दिया?
यस सर। देखिए यहाँ पर कार्बन कितना है 12 ग्राम, यहाँ पर कार्बन 12 ग्राम, तो दोनों ऑक्सीजन का रेशियो मैं बोल रहा हूँ निकालो। तो ये ऑक्सीजन 1 से ऑक्सीजन 2 का रेशियो अगर हम देखते हैं तो क्या बन रहा है 32:16, दैट इज 2:1, विच इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो ऑल ऑफ यू। ध्यान से, बहुत ईजी है। When two element combine to form two or maybe more compounds, then the ratio of one of the element which combines with the fixed mass, देखो हमारा एक का मास फिक्स्ड है 12 ग्राम कार्बन 12 ग्राम कार्बन दोनों में ही, तो the ratio of the element which combines with the fixed mass of the other is a simple whole number ratio। देखो 2:1 एक simple whole number ratio, whole number 2:1, 1:3 इस टाइप का, ठीक है। बहुत इजी, बहुत इजी। ध्यान से आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ कहता है, नोट करते चलो, याद करते चलो, नोट करते चलो, याद करते चलो, बाद के लिए मत रखो सर, बाद में लर्न कर लेंगे, बाद नहीं होता है, अभी लर्न करो। बोलो लॉ क्या है? लॉ है the ratio of two element which combines with the fixed mass of the other is either the same or bears a simple whole number ratio to each other। समझ में नहीं आया सर? ओके कोई बात नहीं, समझ लेते हैं। देखो हाइड्रोजन और सल्फर से क्या कंपाउंड पॉसिबल है सर? H2S, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या कंपाउंड पॉसिबल है सर? वाटर। इससे क्या पॉसिबल है सर? सल्फर डाइऑक्साइड। वेरी इजी। मैं क्या बोल रहा हूँ, H2S को ध्यान से देखो, क्या 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम सल्फर के साथ कंबाइन करेगा? यस सर। क्या वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है? यस सर। तो यहाँ पर दोनों में ध्यान से दोनों में ही हाइड्रोजन 2-2 ग्राम फिक्स रखा है, तो सल्फर से ऑक्सीजन का रेशियो क्या है 32:16, दैट इज 2:1। अब सेम सल्फर से ऑक्सीजन का रेशियो ऑल ऑफ यू सल्फर डाइऑक्साइड से निकालो। सल्फर यहाँ पर 32 ग्राम सल्फर कंबाइंस विद 32 ग्राम ऑक्सीजन का केस है, 32 है, तो रेशियो क्या आ रहा है सल्फर से ऑक्सीजन का रेशियो 32:32, दैट इज 1:1 का आ रहा है। तो ध्यान से ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। अब मैं लॉ बोल रहा हूँ, फिर इसको अप्लाई करके देखना। लॉ क्या बोलता है? द रेशियो ऑफ टू एलिमेंट्स, हम किसका रेशियो निकालें? सल्फर से ऑक्सीजन का रेशियो निकालें, ठीक है। सल्फर से ऑक्सीजन का रेशियो कितना आया था 2:1। सेम सल्फर से ऑक्सीजन का रेशियो हमने यहाँ से निकाला है। देखो हमने क्या किया, हाइड्रोजन को कांस्टेंट बना दिया और सल्फर से ऑक्सीजन का रेशियो निकाला, 2:1 आया, ठीक है। बहुत इजी है, याद करके जाना है। तो यह वही सेम सल्फर से ऑक्सीजन का रेशियो हमने यहाँ से निकाला, तो 1:1 का आया। समझ पा रहे हो ना? बहुत इजी है। तो लॉ कहता है कि द रेशियो ऑफ टू एलिमेंट विच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर इज आइदर द सेम और बियर से सिंपल हो। क्या ये सेम है? नहीं, सेम तो नहीं है, तो इनके बीच में भी एक सिंपल होल नंबर रेशियो आ जाएगा, जैसे 2/1 और इंटू 1/1, दैट इज 2:1, विच इज ऑल्सो ए सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है। मतलब एक रेशियो का भी एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा, ठीक है। आई होप समझ गए हो। तो ये है अपना लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट आते हैं गैय-लुसाक्स लॉ क्या कहता है, लर्न करते चलो मेरे साथ साथ। नेक्स्ट है हमारा गैय-लुसाक्स लॉ। देखते हैं गैय-लुसाक्स लॉ क्या है। Whenever gases react, they do so in volumes which bears a simple whole number ratio to each other and to the products if gaseous under similar conditions of temperature and pressure। ध्यान रहे, कभी भी गैसेस अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो के वॉल्यूम्स में रिएक्शन होता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये एक गैस है, ये गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बन रहा है अमोनिया। वेरी इजी, ठीक है, 2 मोल्स। तो गैय-लुसाक्स का लॉ कहता है कि मान लो यहाँ पर देखो 1 मोल है, तो ये 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 2 मोल बन रहा है, ठीक है। यानी इसका 1 लीटर इसके 3 लीटर के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 लीटर बनेगा। सो इजी। तो लॉ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, याद करते चलो मेरे साथ साथ। द लॉ स्टेट्स whenever gases react they do so in volumes। कभी भी गैस रिएक्ट कर रहे हैं तो they do so in volumes which bears a simple whole number ratio to each other
देखो एंड टू द प्रोडक्ट एक सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा हमेशा, कभी भी अगर गैसेस रिएक्ट कर रहे हैं तो, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यू कैन नॉट चेंज दैट। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि मान लो H2Cl2 के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है, ध्यान से HCl गैस बन रहा है, ठीक है, ये भी एक गैस है। बोलो 1 मोल हाइड्रोजन का, ठीक है, 1 मोल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल्स बन रहा है, यानी 1 लीटर, इसके 1 लीटर के साथ 2 लीटर बनेगा। तो रेशियो क्या है यहाँ पर 1:1:2 का। ध्यान रहे 1 लीटर इज रिएक्टिंग विथ 1 लीटर, 1 + 1 इज गिविंग अस 2 लीटर, बट यहाँ पर देखो 1 लीटर एडेड टू 3 लीटर इज नॉट गिविंग 4 लीटर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज गैलियोजेक्स लॉ। नेक्स्ट चलते हैं एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो ने बोला इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस ऑफ ऑल गैस contains equal number of molecules under similar conditions of temperature and pressure। मतलब अगर 10 लीटर ऑफ नाइट्रोजन है हमारे पास, उसमें 100 मॉलिक्यूल्स है, तो 10 लीटर इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस ऑफ ऑल गैस रादर यू कैन से कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेम 100 मॉलिक्यूल्स इसमें भी प्रेजेंट होगा। ध्यान से, दिस इज एवोगैड्रोस लॉ। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ऑल ऑफ यू आई होप समझ गए होंगे, बहुत इजी था। नेक्स्ट देखते हैं एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। एटॉमिक मास समझ गए होंगे, वही 910 वाला एटॉमिक मास बोलने से नीरज पांडे, सॉरी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इट वाज जस्ट अ जोक, ठीक है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम करने से एटॉमिक मास मिलता है, यस एब्सोल्युटली राइट। और या फिर इसे एक स्केल में भी हम एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास का स्केल है। जब हम इसको कंपेयर करते हैं, पहले तो हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया गया, फिर ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में निकाला गया, फिर कार्बन के रेस्पेक्ट में निकाला गया। तो आज के डेट में जो मॉडर्न है, हम कार्बन को एक्सेप्ट करते हैं, आपने पढ़ा भी है 9-10 में, ठीक है। कार्बन हमारा स्टैंडर्ड है। आते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, जिसको एब्सोल्यूट एटॉमिक मास भी बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, एवरेज एटॉमिक मास है ना। एवरेज एटॉमिक मास किसके लिए निकालते हैं, जैसे Cl35, Cl37 दो आइसोटोप है 3:1 के रेशियो में, तो 35 × 3 प्लस 37 × 1 डिवाइड बाय 3 + 1, दिस गिव्स 35.5। तो ऐसे केस में जहाँ पर आइसोटोप्स की बात करेंगे, वहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास का लॉजिक लगता है। आई होप समझ पा रहे हो मेरी बात, बहुत इजी है, याद करते चलो, समझते चलो। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, बोलते चलो, मास ऑफ एन एलिमेंट विथ रेस्पेक्ट टू, याद करो, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। एक एटम हाइड्रोजन को पहले हमने स्टैंडर्ड माना था, एक हाइड्रोजन एटम को हमने स्टैंडर्ड माना था, उसके रेस्पेक्ट में हमने निकाला किसी भी एलिमेंट का मास। आई होप समझ पा रहे हो मेरी बात। लेकिन हाइड्रोजन को बाद में डिस्कार्ड कर दिया। क्यों डिस्कार्ड किया, क्योंकि सारे एलिमेंट के जो वैल्यूज हैं, एटॉमिक मास वैल्यूज, वो इंटीजर वैल्यूज नहीं आ रहे थे, रादर कहीं ना कहीं वो डेसिमल्स में आ जा रहा था, ठीक है। तो हाइड्रोजन को नेग्लेक्ट किया गया। ऑक्सीजन का 1/16 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन को कंसिडर किया गया, उसे भी नेग्लेक्ट किया गया। फिर लेटर ऑन जो अभी हम मॉडर्न डेज में एक्सेप्ट करते हैं, वो है 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 को हम स्टैंडर्ड मानते हैं, रेफरेंस मानते हैं, और इसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है किसी भी एलिमेंट का मास। आई होप समझ पा रहे हो मेरी बात। और ये जो मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 है, इसे ही हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। आपने सुना होगा, ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट डू यू मीन बाय, और डिफाइन 1 AMU। इसे हम यूनिफाइड मास भी बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट को यूनिफाइड मास भी बोलते हैं, ठीक है। क्या है 1 AMU? 1 AMU है मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो एक कार्बन 12 एटम है हमारे पास, ठीक है, समझना है, एक कार्बन 12 एटम, एक एटम कार्बन 12 समझ रहे हो तो आइसोटोप,
एक एटम है, उसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, तो एक पार्ट क्या हो गया 1/12 हो गया। 1/12 को हमने एक मान लिया, रेफरेंस हमारा वो 1 हो गया, और उसके रेस्पेक्ट में हम निकालेंगे, ठीक है, बाकी एलिमेंट का मास। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो अगर मैंने हीलियम लिखा, तो हीलियम हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो हीलियम 4, ये क्या है, इसका एटॉमिक मास है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 4u रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है ना। ये 4u भी हो सकता है, 4 ग्राम भी हो सकता है। तो व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, ये जो 4u है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स दैट helium is 4 times heavier than 1/12 part of carbon 12 atom। कार्बन 12 एटम के 1/12 पार्ट से 4 टाइम्स हेवियर है हीलियम का एक एटम। आई होप समझ पा रहे हो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम 4 जो है, 4 को मैंने क्या बोला, 4u भी लिख सकते हैं, 4g भी लिख सकते हैं। 4u रिप्रेजेंट्स 1 एटम, बट 4g रिप्रेजेंट्स 1 मोल एटम्स। ध्यान रहे, वेरी इंपॉर्टेंट। 4 ग्राम और 4u का मीनिंग समझ लो। सिमिलरली जैसे सोडियम 1123, सोडियम 1123, ये क्या है, एटॉमिक मास है सर 23u, 23g भी तो हो सकता है। ध्यान से 23u किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सोडियम एटम को, एक एटम सोडियम को। लेकिन 23 ग्राम एक एटम का मास हो सकता है क्या, खुद सोचो। 23 ग्राम तो एक क्वांटिटी है जो कि सिग्निफिकेंट क्वांटिटी हमें दिखता है 23 ग्राम, तो एक एटम का मास कैसे हो सकता है, उसमें 1 मोल सोडियम के एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। यानी वो मास जो है 6.022 10⁻23 एटम्स का मास है। मोल क्या है, 6.022 10⁻23। हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले डिटेल में मोल्स का, ठीक है, मोल्स का डिटेल्स हम पढ़ेंगे। आई होप समझ गए हो ये 23u और 23g का लॉजिक। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास। बोलो, अगर इस एटॉमिक मास को जो 4 को हम अगर g ग्राम्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वही अपना है ग्राम एटॉमिक मास। बहुत इजी है, एवरेज एटॉमिक मास। आई होप समझ गए होगे मेरी बात, ठीक है। सिमिलरली जैसे एटॉमिक मास होता है हमारा, मॉलिक्यूलर मास भी होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास सिमिलरली रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पॉसिबल है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास पॉसिबल है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास पॉसिबल है। आई होप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूलर मास है सिमिलर है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ वन एलिमेंट, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। यहाँ पर मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, यहाँ पर 1 एटम था, रिलेटिव एटॉमिक मास, वहाँ पर होगा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट with respect to mass of 1 atom of 1/12 part of 1 atom of carbon 12, ठीक है। 1/12 part of 1/12 part of carbon 12 atom या फिर 1 atom of carbon 12, ठीक है। इट इज द सम ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस। फिर इन जनरल अगर देखा जाए तो इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस। देखा जाए तो सम ऑफ एटॉमिक मासेस कर दो, इसका एटॉमिक मास कितना है 12, इसका एटॉमिक मास बोलो 4 इंटू ईच का 1, तो टोटल कितना आएगा 16u। 16u भी हो सकता है, 16g भी हो सकता है। अकॉर्डिंगली g अगर लिखा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, u लिखा तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। आई होप समझ गए मेरी बात। मॉलिक्यूलर मास भी क्या है, एक और टर्म है फॉर्मूला यूनिट मास। ऑल ऑफ यू, फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, जैसे कि मॉलिक्यूलर मास टर्म हम कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास टर्म जो है आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है। 23 + 35.5 इज इक्वल टू 58.5 U और 58.5 ग्राम। याद रहे, फॉर्मूला यूनिट मास यूज होता है आयनिक कंपाउंड्स के लिए। आई होप समझ पा रहे हो मेरी बात, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास। नेक्स्ट चलते हैं हम।